स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं यहाँ पर। मैं हूँ वरुण जौहरी। आज बात करेंगे मुंबई 1993 बॉम्ब ब्लास्ट की। एक वो केस, वो टॉपिक जिसके बारे में आप लोगों की बहुत दिनों से डिमांड आ रही थी। एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। बताएंगे आज आपको किस तरह से इस ब्लास्ट ने पूरे भारत को शॉक में ला दिया था, एक तरह से सन्न कर दिया था, पूरे भारत को दहला दिया था, मुंबई को। ये सब कुछ आज आपको इस ब्लास्ट के बारे में बताने वाले हैं। वो ब्लास्ट जब मुंबई पर टेरर अटैक्स जो थे उनकी शुरुआत हुई। इस तरह के कई सारे अटैक उसके बाद में भी हुए, लेकिन ये पहला वो अटैक था। 2 घंटे 10 मिनट तक का वो खौफनाक मंजर कैसा था, कैसे जो इंडियन स्मगलर्स थे उस समय के मुंबई के अंदर, उन्होंने दाऊद इब्राहिम के साथ, अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ मिलकर, ISI के साथ उसका इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे सामने आता है। कैसे उनके सबके साथ मिलकर इस पूरे ब्लास्ट की शुरुआत की थी, उसको अंजाम दिया था। कैसे यहाँ पे जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उन्होंने इसमें पाकिस्तान का ISI का इन्वॉल्वमेंट जो उसका एक तरह से ISI के द्वारा ये सब किया गया था, इसकी छानबीन की, इसको निकाला, इसके बारे में कई सारे उन्हें सबूत ऐसे मिले। संजय दत्त का नाम, एक बहुत बड़े उस समय के एक्टर, उनका नाम कैसे इसमें सामने आया था मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर, और कैसे ISI का जो हेड था उस समय का, जनरल नासिर, उसका यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट सामने दिखता है। ये सब आज आपको बताने वाले हैं। किस तरह से जो गत्ते के डब्बे जो मिले थे, जो कार्टन मिले थे, उनकी तरफ से उनके ऊपर जब देखा गया तो पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आया। ऑस्ट्रियन जो एक्सपर्ट्स आए थे उन्होंने कैसे जो ग्रेनेड्स मिले थे उनके बारे में बताया, और फिर वहाँ से पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आया। तो ये कई सारी ऐसी खुफिया जानकारियाँ हैं जो कि इन रिपोर्ट्स में पेश की गई, और उस रिपोर्ट को लेकर आज हम आपके सामने आए हैं। इस पूरे मुंबई 1993 बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में आज आपको बताने वाले हैं। दाऊद इब्राहिम का क्या इन्वॉल्वमेंट था ये भी आज आपको साफ साफ तरीके से पता चल जाएगा। शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की। तो साल था 1993, फरवरी का महीना था। मुंबई जो था वो 2 महीने पहले हुए बाबरी मस्जिद के डेमोलिशन के बाद जो दंगे हुए थे उनसे उभर ही रहा था। कम्युनल वायलेंस और जो हेट्रेड फैला था उसके वजह से बहुत ज़्यादा कम्युनल टेंशन, जो तनाव का माहौल था वो मुंबई में फैल चुका था। 2 फेज़ में ये जो दंगे हुए थे इनमें करीबन 900 लोगों की यहाँ पे जानें गई थी, करोड़ों की प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ था। कई लोगों के, कई मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों के, हिंदू कम्युनिटी के लोगों के जो ऑफिसेज थे, दफ्तर थे, वो भी जला दिए गए थे, घर जला दिए गए थे। ऐसे ही दफ्तरों में से एक दफ्तर था उस समय के तेज़ी से बढ़ते मुंबई के एक स्मगलर का। नाम था इब्राहिम मुश्ताक अब्दुल रज़ाक मेमन, जिसे आज आप टाइगर मेमन के नाम से जानते हैं। टाइगर मेमन का एक दफ्तर था। टाइगर मेमन उस समय तेज़ी से बढ़ता हुआ एक मुंबई का स्मगलर हुआ करता था, और इसने अपनी जो स्मगलिंग की शुरुआत थी वो की थी दुबई से। दुबई में दरअसल ISI के 2 एसेट हुआ करते थे, 2 किंग पिन ऐसे एसेट जो कि दुबई में बेस्ड इसलिए किए गए थे स्मगलर बना के, जिससे वो भारत में जो आपराधिक गतिविधियां हैं उनको बढ़ा सकें, इलीगल ट्रेड को बढ़ा सकें, स्मगलिंग को बढ़ा सकें और एक रूट बना सकें। ये दोनों के दोनों स्मगलर थे जिनका नाम था तौफीक जलियावाला और सैयद आरिफ। अब यहाँ पे ये जो लोग थे इनको दुबई में बेस्ड किया गया था ISI के द्वारा, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के द्वारा। यहाँ पे टाइगर मेमन की इन दोनों से नज़दीकियाँ थीं, और साथ ही साथ उसकी जो नज़दीकियाँ थीं, वो दोस्ती जो थी उसकी, वो बहुत पहले से चली आ रही थी दाऊद इब्राहिम के साथ। दाऊद इब्राहिम अंडरवर्ल्ड डॉन। अब यहाँ पे ये बताया जाता है कि दाऊद को इसके बारे में टाइगर मेमन ने कई बार बताया था कि जब उसका दफ्तर जला दिया गया था इन दंगों में, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हुआ था, तो उसका ये था कि अब वो बदला लेना चाहता है भारत से। इसके बारे में दाऊद को इसकी खबर थी। इसी बीच में एक रिपोर्ट सामने आती है और उसके अकॉर्डिंग ये बताया जाता है कि दाऊद इब्राहिम का 1992 से 93 के बीच में एक गोल्ड का कंसाइनमेंट था, जो कि एक कंसाइनमेंट जा रहा था उसका, लेकिन उसको अटैक कर दिया गया था उसके ऊपर 2 पाकिस्तान के क्राइम लॉर्ड्स के द्वारा। क्राइम जो क्रिमिनल्स थे, जो गैंगस्टर्स थे बड़े, उनके द्वारा। ये दोनों थे असलम भट्टी और दाऊद जट। इन दोनों ने दाऊद का एक कंसाइनमेंट गोल्ड का पकड़ लिया। जब इसको पकड़ लिया तो इसको छुड़वाने के लिए दाऊद ने तौफीक जलियावाला से बात की, जो कि दुबई में बेस्ड ISI का एक क्राइम लॉर्ड था, जो वहाँ का बड़ा स्मगलर था। तौफीक जलियावाला ने एक सॉल्यूशन यहाँ पे दिया था दाऊद को कि आपके ये जो कंसाइनमेंट है उसको छोड़ दिया जाएगा अगर आप यहाँ पे हमारी मदद करते हैं आगे आने वाले एक टास्क में। आगे आने वाला हमारा एक प्रोजेक्ट है उसमें, जिसमें हमें भारत में कुछ चीज़ें पहुँचानी है। एक रूट उसके लिए आप बनाइए और उसके लिए आप फाइनेंस भी करिए और वहाँ पे उन चीज़ों को पहुँचाइए, जिसके बदले में आपके कंसाइनमेंट को गोल्ड के छोड़ दिया जाएगा। साथ ही साथ में पाकिस्तान की जो सरकार है वो आपकी सिक्योरिटी, डी कंपनी के फ्यूचर को, यहाँ पे उसकी सिक्योरिटी जो है उसके लिए आगे काम करेगी। तो यहाँ पे दाऊद इब्राहिम इसमें शामिल हो जाता है। बेसिकली जो दाऊद था, दाऊद के साथ मिलकर ISI यहाँ पे इस मौके का फ़ायदा उठाना चाह रही थी, जो कि भारत के अंदर, जो मुंबई के अंदर एक कम्युनल टेंशन का माहौल था उसका। हिंदुस्तान में आतंकवाद के जो बीज यहाँ पे ISI बोना चाह रही थी, उसने उसकी प्लानिंग शुरू कर दी।
आईएसआई ने प्लान किया और एक मीटिंग बुलाई जाती है जिसमें दाऊद इब्राहिम ने टाइगर मेमन को भी बुलाया, दाऊद इब्राहिम भी इसमें शामिल था। भारत से टाइगर मेमन को बुलाया जाता है। इस मीटिंग में दाऊद इब्राहिम, टाइगर मेमन, मोहम्मद दोसा, ताहिर मर्चेंट, इस तरह के सारे लोग थे। अनीस इब्राहिम भी था, दाऊद का छोटा भाई। ये सब के सब इसमें शामिल हुए। कई सारे मुस्लिम सरगना जो थे दुबई बेस्ड, कई सारे ऐसे यूरोप और दुबई में बसे हुए जो सरगना थे, उनको भी इसमें शामिल किया गया और एक मिशन बनाया गया। इस मिशन को नाम दिया जाता है तहरीक इंतकाम। तहरीक इंतकाम इन्होंने इस मिशन को बनाया और ये ऐसा पहला अटैक था जिसकी मीटिंग में, जिसकी प्लानिंग में कई सारे हिंदू विरोधी, जो भारत विरोधी एक तरह से ग्रुप्स थे, जैसे फ़लस्तीन मुक्ति संगठन, अफ़गान मुजाहिदीन, इन लोगों को भी यहाँ पे साथ में लिया गया था। और कई बार इन लोगों ने मीटिंग की दुबई में, अबू धाबी में, लंदन, कराची, तो ऐसे लगातार ये अलग अलग जगह पे मीटिंग कर रहे थे। ये सारी मीटिंग मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट की हो रही थी, किस तरह से यहाँ पे ब्लास्ट किया जाए मुंबई के अंदर। आईएसआई जो था वो इंस्टेंट अटैक चाहता था, जिससे ये लगे, आईएसआई का ये उद्देश्य था कि ये लगना चाहिए कि ये बाबरी का जो विध्वंस हुआ है उसका यहाँ पे हमारा बदला है, उससे जोड़ के इसको भारत देखे। तो ये आईएसआई यहाँ पे चाहता था। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके एक बार अपने कोर्सेज़ को देखिएगा। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, करना चाहते हैं, आपके लिए बहुत अच्छे कोर्सेज़ यहाँ पे भारत का बेस्ट अफोर्डेबल स्टडी आईक्यू जो प्लेटफॉर्म है, यूपीएससी सीएससी की हम तैयारी कराते हैं। यहाँ पे आपके लिए कई सारे बैचेस कोर्सेज़ लेकर आया है। आप भली बात ही जानते हैं आपको किन चीज़ों की, किन स्टडी मटेरियल की, किन फैकल्टी से पढ़ने की ज़रूरत है, आवश्यकता है इस सफ़र में। वो सब कुछ स्टडी आईक्यू आपको बहुत अफोर्डेबल रेट्स पे यहाँ पे प्रोवाइड करता है। साथ में आपको यहाँ पे एक बड़ा डिस्काउंट पाने के लिए कोड लगाना है बीजे लाइव। ये आपका कोड है, इसे याद रखिएगा। यहाँ पे आप ये कोड लगाएंगे अपने कोर्स पे तो उस अफोर्डेबल रेट पे आप और बड़ा डिस्काउंट पाएंगे और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अब यहाँ ये लोग जो थे, आईएसआई और दाऊद इब्राहिम बाकी लोगों के साथ में, मुस्लिम सरगनाओं के साथ में, मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट की प्लानिंग कर चुके थे। अब वक्त था एग्जीक्यूशन का। टाइगर मेमन को इसका फ्रंटमैन बना दिया गया था और दाऊद की मदद से, टाइगर मेमन ने उसकी, दाऊद की फाइनेंसिंग से, दाऊद के मदद से 8 टन आरडीएक्स, कई सारी क्लाशनिकोव जो राइफल्स हैं वो, ये सारा कुछ सामान, जितना भी असला बारूद था, ये सब फरवरी 93 में रायगढ़ पोर्ट जो है महाराष्ट्र का, वहाँ से मुंबई यहाँ पे पहुँचा दिया। ये सारा असला बारूद मुंबई पहुँच जाता है। इधर मार्च का महीना आ चुका था। अगले ही महीने, मार्च के महीने में मुंबई के क्या हालात थे कि महाराष्ट्र के जो थे वो नए सीएम बने थे, शरद पवार। मुंबई उस वक्त जो था वो एक तरह से उनका जो पुलिस सेटअप था उसको भी चेंज कर रहा था। पहले एसके बापट जो थे वो पुलिस कमिश्नर हुआ करते थे मुंबई के, और यहाँ पे फिर अब अमरजीत सामरा, एएस सामरा को यहाँ पे पुलिस कमिश्नर बना दिया गया था। दंगों के बाद चीज़ों को सॉल्व किया जा रहा था, माहौल को सही किया जा रहा था और मुंबई लगातार धीरे धीरे नॉर्मल भी होने लगा था इन 2 महीनों में। लेकिन अब ये मार्च क्योंकि आ चुका था, आईएसआई का गेम प्लान एकदम क्लियर था कि वो एक जो पुराना रूट जो स्मगलिंग का था, वहाँ से ये सारा असला बारूद जो है मुंबई में पहुँचाएगा। इसके बाद वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी के कई सारे लोगों को, डी कंपनी के कई सारे जो गुर्गे वहाँ पे, उनको ये सारा असला बारूद देगा, जिससे आगे जाके कम्युनल टेंशन और ये जो राइट्स हैं, एक तरह से ये जो इनका हमला किया जाएगा दूसरी समुदायों के लोगों पर, ये यहाँ पर इनका पूरा प्लान था। और इसके बाद ये लोग ब्लास्ट कराएंगे। 9 मार्च 1993 की बात बताई जाती है, 3 दिन पहले ये जो ब्लास्ट हुए उससे। 9 मार्च 1993 को मुंबई पुलिस ने, क्योंकि राइट्स में एक शख्स शामिल था डी कंपनी का, गुल मोहम्मद नाम का, ये जो दंगे हुए थे 2 महीने पहले, तो लगातार लोगों को पकड़ रही थी मुंबई पुलिस। और इसी के चलते 9 मार्च का दिन आता है। 9 मार्च को एक गुल मोहम्मद नाम के इस शख्स को यहाँ मुंबई पुलिस जो थी उसने पकड़ा। एक छोटा मोटा स्मगलर था, ये भी कई बार उन मीटिंग्स में दुबई जा चुका था, ये बाद में पता चला उससे इन्वेस्टिगेशन के बाद। तो इसको यहाँ पे पकड़ा हुआ था। गुल मोहम्मद का जब अरेस्ट हुआ, जब इसको पकड़ा गया, तो यहाँ पे डी कंपनी, आईएसआई, इन लोगों को ये लगा कि अब ये हमारा जो प्लान है ये फेल ना हो जाए, क्योंकि मुंबई पुलिस को या किसी को भी अब तक नहीं पता था कि 3 दिन बाद क्या होने वाला है। यहाँ पे जैसे गुल मोहम्मद को पकड़ा तो इसके बाद अगले ही दिन बताया जाता है कि 10 मार्च 1993 की रात को जितना पूरा जो मेमन परिवार था, जो मेमन फैमिली थी, टाइगर मेमन था, यहाँ पे इस पूरी मेमन फैमिली को मुंबई से दुबई बुला लिया जाता है आईएसआई के द्वारा। इन्हें दुबई बुला लिया गया और अगला दिन जो 12 मार्च आता है, 12 मार्च 1993 को मेमन के, टाइगर मेमन के उसी रूट से जो उसने तय किया था, जो बनाया था दाऊद की मदद से, उसी रूट से और ज़्यादा जो असला था, जो आरडीएक्स था, वो मुंबई पहुँचाया जाता। और इसके बाद में जो हुआ उससे मुंबई यहाँ पे दहल चुकी थी। हुआ क्या, 12 मार्च 1993 का दिन था, दोपहर के 1:28 पर एक कार में बॉम्ब ब्लास्ट होता है। एक कार बॉम्ब जो इन लोगों ने प्लांट किया गया था, वो ये प्लांट किया था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बेसमेंट में, उसकी पार्किंग में।
ये यहाँ पे ब्लास्ट होता है 1:30 बजे करीबन। 50 लोगों की यहाँ पे मौत होती है। इसके साथ ही जो 28 मंजिला जो इमारत थी वो ध्वस्त हो गई। आसपास की कई सारी इमारतों को यहाँ पे नुकसान पहुँचा। और जैसे ही ये 1:30 बजे ब्लास्ट हुआ था, उसके करीबन 2 घंटे 10 मिनट के भीतर, उन 2 घंटे 10 मिनट के अंदर करीबन 12 ब्लास्ट मुंबई के अंदर लगातार होते हैं। कहीं पे कार में ब्लास्ट होता था, कहीं पे स्कूटर बॉम्ब लगाया हुआ था, कहीं पे अलग से जो आरडीएक्स था उसको फिट किया गया था। इस तरह से करीबन एयर इंडिया की बिल्डिंग में, जो प्लाजा सिनेमा था जिसको जो बॉलीवुड लेजेंड वी शांताराम है उनका जो प्लाजा सिनेमा हुआ करता था उसमें ब्लास्ट हुआ। बिरला ग्रुप का जो सेंचुरी बाज़ार हुआ करता था वहाँ ब्लास्ट हुआ। और एक बहुत ही आलीशान सेंटोर होटल वहाँ पे ब्लास्ट हुआ। ये सारी चीज़ें लगातार होती हैं मुंबई में। कई जगह पे ब्लास्ट हो चुके थे। करोड़ों की जो प्रॉपर्टी उसका नुकसान हो चुका था, तबाह हो चुकी थी। वो मुंबई जो था वो थम चुका था, दहल चुका था। देश में हर जगह तनाव का माहौल हो गया था कि मुंबई जैसे शहर में, इतने बड़े शहर में भारत के यहाँ पे ब्लास्ट हुए और करीबन 257 लोग इन ब्लास्ट में मारे जा चुके थे। 1400 लोग घायल हो चुके थे। ये सारी चीज़ें यहाँ पे जब हुई, इसके बाद में एक तरह से पूरा भारत जो था वो सन्न रह गया था। जब ये ब्लास्ट हुए तो इनकी जो इंटेंसिटी थी, इतना बड़ा एक जो टेरर अटैक जो पहली बार हो रहा था भारत के ऊपर मुंबई में, यहाँ पे जो इंटेंसिटी थी, जो आरडीएक्स बचा था उसको देखते हुए यहाँ पे जो पुलिस थी, मुंबई पुलिस, उसके सामने कई सारे बड़े सवाल खड़े हुए थे। और उन्हीं के जवाब ढूंढते हुए यहाँ पे एक टीम बनाई जाती है मुंबई पुलिस की, एक सेटअप की गई टीम 150 प्लस लोगों की, जिसमें कई सारे पुलिस बड़े ऑफिसर्स थे। और इस टीम को लीड कर रहे थे राकेश मारिया, जो उस समय डीसीपी ट्रैफिक हुआ करते थे। तो यहाँ पे ये जो मुंबई पुलिस थी उसने इन्वेस्टिगेशन अपनी शुरू की राकेश मारिया के निर्देशन में। और इसी के साथ यहाँ जो अलग अलग लोकेशंस थी जहाँ पे ब्लास्ट हुए थे उनकी एनालिसिस करना शुरू किया गया। एनालिसिस की गई तो पता चला कि कई सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के आसपास, कई सारी हिंदू लोकेलिटी जहाँ पे वहाँ के आसपास ये ब्लास्ट किए गए हैं। तो इससे एक कम्युनल कलर जो था इस पूरे ब्लास्ट का, एक कम्युनल इमेज जो थी कि ये एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को टारगेट करके यहाँ पे किया गया है, वो यहाँ पे साफ हो जाती है। इसके बाद लेकिन पुलिस को अब तक ये नहीं पता था कि ये बॉम्ब ब्लास्ट कराए किसने है, कौन इसे यहाँ मुंबई में ऑपरेट कर रहा था। इसके लिए मुंबई पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किए। सर्च ऑपरेशन होते हैं और ये जो सर्च ऑपरेशन चल रहे थे तो उसी के दौरान मुंबई के वर्ली इलाके में, वर्ली में एक गाड़ी मिलती है, उसका नंबर था MFC 1972। ये जो गाड़ी मिली, इसके बाद एक मारुति वैन थी और काले कलर के शीशे थे, उस पर जो फिल्म थी, काली फिल्म, वो चढ़ी हुई थी। ये गाड़ी जब मिली तो यहाँ पे जो बॉम्ब स्क्वाड है उसको बुलाया जाता है। मुंबई पुलिस ने बॉम्ब स्क्वाड बुलाई। गाड़ी के अंदर कोई बॉम्ब नहीं था, लेकिन उस काले रंग की जो शीशे थे, खोलने के बाद उस गाड़ी को पता चला कि वहाँ पे उस गाड़ी के अंदर ग्रेनेड थे, AK-47 थी, AK-56 राइफल्स थी। ये सब यहाँ से बरामद की जाती हैं। पुलिस ने तुरंत इस गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर था वो निकाला। रजिस्ट्रेशन नंबर को जब ट्रेस किया गया तो ये गाड़ी किसके नाम है वो पता चला। ये गाड़ी थी रुबीना मेमन के नाम पे। इसके साथ जब ये एड्रेस निकला तो एक टीम वहाँ पहुँचती है और इसी बीच में जब ये टीम वहाँ पहुँची है तो दूसरी टीम जो सर्च ऑपरेशन में लगी हुई थी, उन्हें दादर में एक स्कूटर मिलता है। एक स्कूटर मिला, उसका जब नंबर ट्रेस किया गया तो ये स्कूटर का नंबर निकलता है एक शख्स के नाम पे जिसका नाम था याकूब मेमन। दोनों ही मेमन, सेम फैमिली। इसके बाद ये जो एड्रेस था उस पर पुलिस पहुंचती है। दोनों टीमें एक ही एड्रेस पे पहुंची और ये एड्रेस था मुंबई के माहिम पुलिस स्टेशन से की दीवार से लगी हुई एक बिल्डिंग है, अल हुसैनी बिल्डिंग, वहाँ का अल हुसैनी बिल्डिंग का ये एड्रेस था। पुलिस की दोनों टीमें यहाँ पे पहुँचती हैं। घर के बाहर ताला लगा हुआ था। जब उस फ्लैट के पास ये लोग पहुँचे, ताला लगा था, ताले को तोड़ा गया, अंदर गए और अंदर कमरों में जब देखा तो तस्वीर एकदम साफ थी। अंदर कमरों में पुलिस की टीम को आरडीएक्स मिला। करीबन बताते हैं 2313 किलोग्राम आरडीएक्स, 1132 किलोग्राम जेलेटिन, 63 AK-56 राइफल्स, 496 हैंड ग्रेनेड्स और 3900 लाइव राउंड जो कारतूस थे वो यहाँ से बरामद किए। राकेश मारिया क्योंकि यहाँ पे वो भी लीड कर रहे थे इस टीम को, और वो जब यहाँ पे इस फ्लैट पे पहुँचे थे तो वो बताते हैं कि एक स्कूटर की चाबी, वहाँ पे एक्स्ट्रा एक चाबी थी स्कूटर की, वो उन्हें फ्रिज के ऊपर रखी दिखाई देती है। जब उन्होंने इस चाबी को चेक किया उस स्कूटर से जो कि दादर से बरामद हुआ था तो ये उससे मैच कर गया। यहाँ से ये साफ था कि ये जो परिवार है मेमन परिवार का इस ब्लास्ट से ज़रूर कुछ ना कुछ लेना देना है। छानबीन इसके बाद घर की और की जाती है। नीचे बेसमेंट में जाया जाता है तो गत्ते के डब्बे मिलते हैं। कुछ ऐसे गत्ते के डब्बे मिले जिन पे उर्दू में एक एड्रेस लिखा हुआ था। एक ऑफिसर थे, मुस्लिम ऑफिसर, उनसे जब उन्होंने उर्दू में पढ़ा इस एड्रेस को तो यहाँ पे एड्रेस निकलता है जिस पे लिखा था वाह नोबल प्राइवेट लिमिटेड। वाह नोबल प्राइवेट लिमिटेड।
इस्लामाबाद पाकिस्तान। तो जब ये लिखा था वहाँ पे कि इस्लामाबाद पाकिस्तान वाह नोबल प्राइवेट लिमिटेड, पुलिस को ये साफ हो गया था कि यहाँ पे पाकिस्तान कनेक्शन इस ब्लास्ट में पूरी तरीके से साफ है। और इसके बाद पुलिस ये समझ चुकी थी कि यहाँ पे ये बाहर, देश के बाहर से ये किया गया है। मुंबई पुलिस कमिश्नर तक इसकी बात पहुँचाई जाती है, खबर पहुँचाई जाती है, और मुंबई पुलिस कमिश्नर ने इसके बाद इसकी जानकारी दी भारत की खुफिया एजेंसी RNAW को, रॉ के साथ डिस्कस किया गया। और करीबन अगले ही घंटे, 1 घंटे के अंदर ही रॉ के पास में इस वाह नोबल प्राइवेट लिमिटेड की सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच गई थी। रॉ के जो खुफिया सोर्सेज थे उनसे पता ये चला कि जो नोबल प्राइवेट लिमिटेड ये जो कंपनी है ये इस्लामाबाद के कैंटोनमेंट एरिया में है, वाह कैंटोनमेंट में है। ये ब्लास्ट के इक्विपमेंट बनाती है, RDX बनाती है। और ये क्लियर हो चुका था यहाँ से कि मेमन्स का जो नाता था मेमन परिवार का, वो ISI के साथ में भी था। अब ये किस तरह से था ये आगे आपको पता चलने वाला है। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है। मुंबई पुलिस ने केस अपने रजिस्टर करना शुरू किए। मेमन परिवार के करीबन 12 लोग उस घर में रहते थे, और ये पहली फैमिली थी जिसके ऊपर यहाँ पे जो चार्ज थे वो यहाँ पे मुंबई ब्लास्ट में बुक किए जाते हैं। अब यहाँ मेमन परिवार के ऊपर चार्जेस बुक किए गए, लगाए गए मुंबई ब्लास्ट में। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि गुल मोहम्मद खान नाम का जो एक छोटा सा स्मगलर था, जिसको राइट्स के चलते, जो मुंबई में दंगे हुए थे उनके चलते मुंबई पुलिस ने 3 दिन पहले इस ब्लास्ट के पकड़ा था। यहाँ पे उससे और कड़ी पूछताछ की गई। तब उसने यहाँ पे बताया कि ये जो ब्लास्ट थे ये प्री प्लान थे, इनका पहले से इनको प्लान करके रखा गया था। इन लोगों को, जिसमें गुल मोहम्मद भी शामिल था, इन लोगों को दुबई भेजा गया, दुबई से पाकिस्तान भेजा गया अटैक्स के लिए, ट्रेन करने के लिए। वहाँ पे इन्हें प्रशिक्षण दिया गया था, ट्रेन किया गया था पाकिस्तान में इन अटैक्स के लिए। उन्हें ये भी बताया गया था कि बॉम्ब्स को कैसे बनाना है। ये सब गुल मोहम्मद बता चुका था। यहाँ पे ISI का इन्वॉल्वमेंट यहाँ से क्लियर हुआ। अब इसके बाद क्या होता है कि ISI का इन्वॉल्वमेंट क्लियर हुआ, और ये बिल्कुल हो सकता था उस समय पे, क्योंकि जब ये 1993 बॉम्बिंग हुई है, जब ये बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं, उस समय पे ISI को जो हेड कर रहा था उसका नाम था लेफ्टिनेंट जनरल जावेद नासिर। तो यहाँ पे लेफ्टिनेंट जनरल जावेद नासिर जो था वो पाकिस्तान मिलिट्री की एक इस्लामिस्ट लॉबी से आता था, जिसको बताया जाता है कि ये जो लॉबी थी पाकिस्तान की, ये जो पाकिस्तान मिलिट्री की नासिर था, जो इसकी हिस्ट्री रही थी, वो एक तरह से वो जिहाद को सपोर्ट करता था। तो यहाँ पे ये उस समय ISI को हेड कर रहा था पाकिस्तान के अंदर, उसका हेड था। और फिर नासिर के बारे में जब और इन्फॉर्मेशन निकाली गई तो ये पता चला कि ISI को हेड करने से पहले जावेद नासिर जो था वो इस्लामाबाद के वाह में, जो वाह कैंट है एरिया पाकिस्तान का, उस कैंटोनमेंट सिटी में पाकिस्तान की जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, जहाँ पे सारा एम्यूनेशन और जो भी असला बारूद है जो बनाया जाता है, ये वहाँ पे उसको हेड कर रहा था पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है उसको। और ये जो मेमन परिवार के घर से जो गत्ते मिले थे, जो डब्बे मिले थे, उन पे भी जो एड्रेस था वो आप जानते हैं, वाह नोबल प्राइवेट लिमिटेड का था। इस्लामाबाद के वाह कैंट में जो नोबल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वहाँ का एड्रेस था। जावेद नासिर जो ISI का हेड था उस समय, वो भी वहाँ पे वहाँ रह चुका था, उसका हेड। तो ये साफ तौर पर यहाँ पे दिख रहा था कि ISI का साफ यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट इस ब्लास्ट में था। इसके बाद क्या हुआ कि जब ये इन्वेस्टिगेशन और आगे बढ़ी, करीबन ब्लास्ट के 3 दिन बाद, 3 दिन के अंदर इतना चीज़ें हमें पता चल चुकी थी भारत को। 3 दिन के बाद एक और बड़ा झटका लगता है देश को, और ये झटका इस तरह से लगा था कि 15 मार्च, 3 दिन बाद ब्लास्ट के 15 मार्च 1993 की जो सुबह थी, उस सुबह को राकेश मारिया जो लीड कर रहे थे पूरी इन्वेस्टिगेशन को, उन्होंने मुंबई के जो जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस थे MN सिंह, और जो कमिश्नर ऑफ पुलिस थे AS सामरा, उन दोनों को एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ दी। उन्होंने ये बताया कि संजय दत्त, एक बहुत ही बड़ा फिल्म स्टार, दत्त परिवार से आने वाले संजय दत्त का नाम यहाँ पे सामने आया है। उन्होंने कहा कि दत्त जो है वो इस टाइम मॉरिशस में है, और एक फिल्म है उनकी जो आतिश, उसकी शूटिंग कर रहे हैं, लेकिन उनका नाम यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है। कैसे सामने आया था कि 16 जनवरी 1993 को, इस ब्लास्ट से करीबन 2 महीने पहले, यहाँ पे दाऊद के भाई अनीस इब्राहिम ने अपने 2 गुर्गों को, हनीफ और समीर को, कुछ जो असला बारूद था उसको एक वैन में भर के दत्त के बंगला था उनका, दत्त का जो घर था संजय दत्त का, उसमें वहाँ पे बांद्रा में वहाँ पे भेजा था। वहाँ पे जाके इसको पार्क करवाया था। संजय दत्त ने यहाँ पे AK-56 राइफल, एक 9mm पिस्टल और कुछ जो असला था, जो गोलियाँ थी, वो वहाँ पे खुद के लिए रख ली थी एक बैग के अंदर, और उस बैग को अपने घर में रख दिया था। ये यहाँ पे सामने आता है इन्वेस्टिगेशन में। इसके बाद इस तरह संजय दत्त का नाम सामने आया। पहले जब पुलिस को ये पता चला, जब कमिश्नर को पता चला, राकेश मारिया ने बताया, तो इन लोगों ने सोचा कि इसको सीक्रेट रखा जाएगा, पहले इन चीज़ों को इसके घर से, संजय दत्त के घर से ले लिया जाएगा, और इसके बाद में इस चीज़ का खुलासा किया जाएगा।
लेकिन कैसे ना कैसे ये जो न्यूज़ थी ये अगले ही दिन द डेली करके एक न्यूज़पेपर था, टैबलॉइड था, उसमें मुंबई में आउट हो जाती है। उसका हेडिंग दिया गया था संजय हैज़ एन AK-56। ये यहाँ से जब ये आर्टिकल छपता है इस टाइटल के साथ में, इसके बाद ये न्यूज़ सार्वजनिक हो चुकी थी, पब्लिक में आ चुकी थी और संजय दत्त के पास भी इसकी खबर यहाँ पे पहुँच चुकी थी। कुछ ही दिन के बाद में संजय दत्त के पास, क्योंकि ये खबर पहले से पहुँच चुकी थी, कुछ दिन के बाद में संजय दत्त जब वापस आते हैं 19 अप्रैल 1993, 2 बजे का समय था जब उनकी फ़्लाइट यहाँ पर लैंड होती है। संजय दत्त को पहले से सब कुछ पता चल चुका था कि कैसे मुंबई पुलिस उनका स्वागत करने के लिए, उनको पकड़ने के लिए यहाँ पे तैयार खड़ी हुई है एयरपोर्ट के ऊपर। क्रोफर्ड मार्केट क्राइम ब्रांच के ऑफिस सीधा संजय दत्त को यहाँ से ले जाया जाता है और बताते हैं संजय दत्त ने खुद ही अपना पासपोर्ट जो था वो राकेश मारिया के हाथों में थमा दिया था उतरते ही। तो यहाँ पे क्रोफर्ड मार्केट में जो क्राइम ब्रांच का जो दफ्तर था, कमिश्नर का जो ऑफिस था, वहाँ पे उनको ले जाया गया। इसके बाद में कड़ी पूछताछ संजय दत्त के साथ में राकेश मारिया ने की और इसका एक किस्सा बताया जाता है कि उस पूछताछ के दौरान जब संजय दत्त कुछ बता नहीं रहे थे तब राकेश मारिया ने संजय दत्त को एक थप्पड़ भी जड़ा था, एक बहुत ही करारा थप्पड़ उन्हें जड़ा। उसके बाद में संजय दत्त ने रोते रोते अपना पूरा स्टेटमेंट दिया, अपना जो एक तरह से इसको कबूला कि किस तरह से सब कुछ हुआ था। और राकेश मारिया ने जब उनसे पूछा कि ये वेपन्स अभी भी आपके घर पे हैं, कहाँ हैं, तब उन्होंने बताया कि उन्होंने इस आर्टिकल को पढ़ते हुए जो द डेली में जो छपा था आर्टिकल उस न्यूज़पेपर में, उसके बाद जब ये न्यूज़ पब्लिक हुई थी तो जब उन्हें इसकी पता चला इसके बारे में, तब उन्होंने अपने दोस्त, उनके 4 दोस्त थे, यूसुफ नलवाला, अजय मरवा, केसरी अडजानिया और रूसी मुल्ला, इन चारों के मदद से यहाँ पे ये जो वेपन्स थे जो उन्होंने रखे थे एक बैग में अपने घर के अंदर, इन्हें लेकर इन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके बाद में इन्हें ख़त्म कर दिया था। लेकिन संजय दत्त का नाम यहाँ पे पूरी तरह से मुंबई पुलिस के सामने आ चुका था। काफ़ी ट्रायल के से उनको गुजरना पड़ा संजय दत्त को, इस केस के चलते काफ़ी सारी कोर्ट प्रोसीडिंग से गुजरना पड़ा और फिर उन्होंने जब अपनी जो उनकी सज़ा जो तय की गई थी उस सज़ा को उन्होंने पूरा किया। उसके बाद 25 फरवरी 2016 को उन्हें रिहा कर दिया जाता है। मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट में ISI के इन्वॉल्वमेंट के, पाकिस्तान के इन्वॉल्वमेंट के कई सारे सबूत हमारी खुफिया एजेंसी RNW को, IB को यहाँ पे मिलते हैं। किस तरह से सबूत मिले थे? जब ये इन्वेस्टिगेशन रॉ के द्वारा, IB के द्वारा की गई थी, पाकिस्तान का रोल में यहाँ पे मिला था कि जो लोग थे उनसे पूछताछ की गई, उसके बाद उनके डॉक्यूमेंट्स देखे गए, कई सारे उनसे दस्तावेज़ बरामद किए गए थे। उसमें ये था कि ट्रेनिंग के लिए इन लोगों को दुबई से कराची ले जाया गया था। जब इन लोगों को कराची ले जाया जा रहा था, उसके बाद ट्रेनिंग के बाद दुबई लौटने तक का जो इनका पूरा सफ़र था, इसके संबंध में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के लेटर्स की फ़ोटोकॉपी यहाँ पे हमारे पास थी, ये हमें यहाँ से मिली थी। इसके बाद इन लोगों के लिए जो वीज़ा था उसको एक प्लेन शीट ऑफ पेपर के ऊपर उस वीज़ा को दिया गया था। इन लोगों को एक प्लेन पेपर था जिसको इशू किया था पाकिस्तान काउंसलेट ने दुबई में, दुबई की पाकिस्तान काउंसलेट ने इसको इशू किया था। और ये इसलिए किया गया था कि ताकि इन लोगों के जो अपराधी हैं जो गए हैं वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए, उनके पासपोर्ट्स पे, इंडियन उनके भारतीय पासपोर्टों पे कोई भी एंट्री यहाँ पे दर्ज ही ना हो पाकिस्तान जाने की, इसलिए ये चीज़ की गई थी। इसके बाद जो अपराधी थे जिनको पकड़ा गया, इसके इनके बयान लिए गए, तो उन लोगों ने साफ साफ यहाँ पे बताया कि ISI के द्वारा उनको ट्रेनिंग दी गई, हथियार दिए गए, किस तरह से गोला बारूद बनाना है वो बताया गया। ये सारी चीज़ें यहाँ पे साफ थी। इसके अलावा आपको बता दें कि पुलिस ने जो ब्लास्ट जहाँ पे हुए थे उस जगह से जो हैंड ग्रेनेड्स बरामद किए थे, जो हैंड ग्रेनेड यहाँ पे पुलिस को मिले थे, वो ऑस्ट्रियन डिज़ाइन के हैंड ग्रेनेड थे। उनके साथ में एक टाइमर मिला था जो कि ऑस्ट्रियन डिज़ाइन का था। ऑस्ट्रियन एक्सपर्ट्स को जब दिल्ली बुलाया गया, उनसे इसको एग्जामाइन करने के लिए, इसकी जांच करने के लिए कहा गया। जब ऑस्ट्रियन एक्सपर्ट्स यहाँ पे आए तो उन्होंने अपना ये रिटर्न स्टेटमेंट दिया था, एक सर्टिफाइड रिटर्न स्टेटमेंट उन्होंने लिखित में दिया कि ये जो ग्रेनेड्स हैं ये ऑस्ट्रियन डिज़ाइन के हैं, जिनको मैन्युफैक्चर किया गया है पाकिस्तान की गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में। वही गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो कि इस्लामाबाद के पास वाह कैंट में है पाकिस्तान के, जहाँ पे उसको हेड कर रहे थे। कौन कर रहे थे? आपको बताया, जनरल जावेद नासिर, जो कि उस समय पाकिस्तान की ISI का हेड था, जो उसका चीफ था। तो यहाँ पे ये ऑस्ट्रियन एक्सपर्ट्स ने ये लिखित में दिया यहाँ पे कि जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, जिसमें जो टेक्नोलॉजी है, जो मशीन टूल्स हैं, वो ऑस्ट्रियन कंपनी के द्वारा उनको बेचे गए हैं और वहीं पे ये बनाए गए हैं, ये हैंड ग्रेनेड्स जो हैं जो, और ये जो टाइमर है। तो इस तरह से भी कनेक्शन पाकिस्तान का यहाँ पे निकलता है। तो इसके साथ ही इन मुंबई बम ब्लास्ट के बाद जो तौफीक जलियावाला था, सैयद आरिफ था, वो दाऊद के साथ में दुबई को इन्होंने हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया और दुबई के बाद अब ये सीधे कराची में अपना बेस बना लेते हैं। कराची में ये लोग गए थे सीधा ड्रग नेटवर्क वहाँ पे पाकिस्तान के अंदर बनाने। ये पूरी तरह से यहाँ से
भाग चुके थे दुबई से और कराची जाके यहाँ पे पाकिस्तान में शिफ्ट हो गए थे। साफ है कि यहाँ पे आईएसआई का उनको भी पूरा पूरा सपोर्ट था जिन लोगों ने ब्लास्ट कराए थे। इसके बाद ये इन्वेस्टिगेशन चलती है, एक लंबी ट्रायल चलती है। इन्वेस्टिगेशन चली, मुंबई पुलिस ने करीबन जितने लोग पकड़े गए थे टाइगर मेमन के साथ जिन्होंने इसको अंजाम दिया था, इस पूरे कृत्य को, इस पूरे ब्लास्ट को, 193 लोगों को इसमें अक्यूज़ बनाया गया, आरोपी बनाया गया, डिटेन किया गया मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच के द्वारा, स्पेशल टास्क फोर्स के द्वारा, जिनको सीबीआई पूरा लीड कर रही थी। टोटल 140 लोगों को यहाँ पे ट्रायल पे भेजा गया। 17 उसमें से थे जो कि ट्रायल के दौरान जिनकी मृत्यु हो गई, उन पे केस ख़त्म हुआ। 100 लोग ऐसे थे 123 में से जो सस्पेक्ट थे, जिनको ट्रायल फेस करनी पड़ी। ऐसे 100 लोग थे जिनको यहाँ पे गिल्टी बताया गया, जो इसमें अपराधी निकले, घोषित हुए, और 23 ऐसे लोग थे जिनको छोड़ दिया गया, जिनको बरी कर दिया गया। बॉम्बिंग्स के बाद ही, जब ये 1993 बॉम्बिंग हुई थी, तब टाइगर मेमन ने जिन लोगों को, जो उसके एसोसिएट, जिन लोगों को वो यहाँ से ले गया था ट्रेनिंग कराने के लिए पाकिस्तान, कई सारे ऐसे लोग जिसमें से ऐसे थे जिन्होंने खुद जाके वो बॉम्ब जो थे, स्कूटर बॉम्ब, कार बॉम्ब, जो बॉम्ब थे, उनको वहाँ पे प्लांट किया था। ऐसे कई सारे लोग थे, उनको आइडेंटिफाई करके अरेस्ट कर लिया गया था मुंबई पुलिस के द्वारा। और जब इन लोगों ने देखा कि टाइगर मेमन ने उनको एक तरह से एक इस तरह से यूज़ किया गया है कि उसके द्वारा उनके लिए कोई भी सिक्योरिटी या सेफ्टी का यहाँ पे अरेंजमेंट नहीं किया गया था, उनको छुड़ाने के लिए, उनके एस्केप के लिए जेल से कोई अरेंजमेंट नहीं किया गया था। तो इन चीज़ों को देखते हुए इन्हीं लोगों में से 2 ऐसे लोग थे जो कि बाद में गवर्नमेंट अप्रूवर बने। उन्होंने जुडिशियल जो प्रोसीडिंग चली उसमें भारत सरकार का साथ दिया। ये भी चीज़ यहाँ पे हुई। करीबन बताया जाता है कि 10 ऐसे जो लोग थे जिनको अरेस्ट किया गया था, उन्होंने इन्वेस्टिगेटर्स को बताया, उन्होंने पुलिस को, क्राइम ब्रांच को ये बताया कि इस ब्लास्ट के कुछ ही हफ्ते पहले तक, करीबन 2-3 हफ्तों के बीच में ही 12 से 13 ऐसे लोग थे, डी कंपनी के ऐसे गैंगस्टर्स थे, जो कि खुफिया तरीके से पाकिस्तान ट्रेवल करके आए थे, जो कि पाकिस्तान गए थे यूएई के ज़रिए, दुबई के ज़रिए। 2 वीक वहाँ पे रुक के आए थे। वहाँ पे इन लोगों को ट्रेनिंग मिली वेपन्स चलाने की, उसके बाद बॉम्ब को कैसे डिज़ाइन किया जाता है, बनाया जाता है, इसकी ट्रेनिंग दी गई। और इनकी जो एंट्री थी वो पाकिस्तान में, वो भी उसको भी वहाँ पे रजिस्टर नहीं किया गया इमिग्रेशन ऑफिशियल्स के द्वारा। ये सब चीज़ें साफ करती हैं कि पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व था और पूरी तरह से यहाँ पे पाकिस्तान के आईएसआई के द्वारा दाऊद के साथ मिलके मुंबई के 1993 बॉम्ब ब्लास्ट कराए गए। इसके बाद एक खुफिया ऑपरेशन भारत का सामने आता है, ऑपरेशन दिल्ली दरबार। इसके बारे में हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, आप जाके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उस प्लेलिस्ट में आप इस वीडियो को देख सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग, आपको वहाँ पे फैक्ट्स पता चलेंगे। पूरा एक सीक्रेट ऑपरेशन था भारत का, एक सक्सेसफुल ऑपरेशन। ये क्यों किया गया था कि मेमन का जो परिवार था, जिसको दुबई शिफ्ट कर दिया गया था दाऊद के और आईएसआई के द्वारा 2 दिन पहले इन ब्लास्ट से, उस पूरे परिवार को भारत कैसे लाया गया, ये उसमें बताया गया है। तो ये एक ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन दिल्ली दरबार, सीक्रेट ऑपरेशन। यहाँ पे टाइगर मेमन जो था, जब इस फैमिली को यहाँ पे वापस लाया गया था, तो टाइगर मेमन अकेला ऐसा शख्स था जो कि वापस अपनी फैमिली के साथ नहीं आया। प्राइमरी चार्जशीट जो थी वो दायर की गई इस केस में 1994 में, क्योंकि याकूब मेमन जो था वो 1994 में जब उसकी फैमिली को वापस लाया गया, उसका याकूब मेमन को सीबीआई के अकॉर्डिंग दिल्ली में पकड़ा गया 1994 में। पहली चार्जशीट जो थी मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट में 1994 में ही दाखिल की गई। 1995 अप्रैल से इसका ट्रायल जो था वो शुरू हुआ। याकूब मेमन को इसमें गिल्टी पाया गया। याकूब मेमन को, उसके ऊपर जो आरोप थे वो लगाए गए। उसके ऊपर आरोप लगे थे कॉन्स्पिरेसी के, क्राइम ऑर्गेनाइज करने के, फंडिंग के, और जो कार जिनको खरीदा गया था बॉम्ब प्लांट करने के लिए, उन कारों को भी याकूब मेमन के द्वारा खरीदा गया था। उसको कन्विक्ट यहाँ पे बनाया जाता है और इसी के साथ में उसको डेथ पेनल्टी, डेथ सेंटेंस दी जाती है जुलाई 2007 में। इसके बाद उसने कई सारी अपील की याकूब मेमन ने, कोर्ट में उसकी अपील्स चली, पेटिशंस चली, और 14 साल ऐसे निकल जाते हैं। 14 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, सर्वोच्च न्यायालय ने 2013 में अपना फाइनल जजमेंट पास किया, जिसके चलते याकूब मेमन को नागपुर की जेल में 30 जुलाई 2015 6:35 पर सुबह फांसी दे दी जाती है। इसी के साथ एक और गैंगस्टर था अबू सालेम, आपने नाम सुना होगा। अबू सलेम को उसका एक्स्ट्राडिशन किया गया था पुर्तगाल से, उसको भारत लाया गया था। 2017 में स्पेशल टाडा कोर्ट ने 6 और आरोपियों के साथ, जिसमें अबू सलेम का नाम इंक्लूड था, मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट केस में यहाँ पे आरोपी बताया, उसको यहाँ पे सज़ा हुई। लेकिन इन सब लोगों को सज़ा होने के बावजूद 2 ऐसे आरोपी थे जो आज भी खुले घूम रहे हैं। ये दोनों आरोपी आप बखूबी इनका नाम जानते हैं, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और मास्टरमाइंड टाइगर मेमन। ये दोनों आज भी
खुले घूम रहे हैं और पाकिस्तान में हैं। ये जो बॉम्ब ब्लास्ट था, मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट, ये उस सीरीज़ में पहला ऐसा बॉम्ब ब्लास्ट था जो कि आने वाले समय में मुंबई पर होने वाले थे। 1993 में ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है और इसके बाद में आप देखें कि मुंबई को फिर कैसे टारगेट किया गया टेरर अटैक्स के लिए। पहले 2003 की ट्रेन बॉम्बिंग होती है, उसके बाद 2006 में ट्रेन में ब्लास्ट होते हैं, 2008 में मुंबई के जो अटैक हुए 26/11, और उसके बाद 2011 में जावेरी बाज़ार में ब्लास्ट किए जाते हैं। लेकिन इस कड़ी में सबसे पहला और सबसे बड़ा अटैक था 1993 मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट, जहाँ पे करोड़ों की प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ। कम्युनल हार्मनी जो थी महाराष्ट्र की, मुंबई की, वो बिगड़ी। पूरे देश में एक तरह से तनाव का माहौल छा गया था और पाकिस्तान का और आईएसआई का इन्वॉल्वमेंट इसमें साफ तौर पर सामने आया था। आज इस पूरी वीडियो में आपको क्लियर तरीके से बता दिया है किस तरह से क्या चीज़ कहाँ हुई थी, क्या ऑफिशियल रिपोर्ट्स में निकला, किस तरह से इसकी प्रोसीडिंग चली, पाकिस्तान आईएसआई का इन्वॉल्वमेंट कहाँ कहाँ पे सामने दिखा, दाऊद इब्राहिम का इन्वॉल्वमेंट कैसे दिखा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। बहुत दिनों से आपकी फरमाइश आ रही थी, आज आपके लिए लेकर वीडियो हम आए थे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको ये वीडियो। अपने और भी टॉपिक्स बताइएगा, उन पर ही वीडियो लाएंगे। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक बार ज़रूर जाइएगा, जाके देखिएगा अपने कोर्सेज़ को। आपकी पहचान में या खुद आप अगर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, आपके लिए स्टडी आईक्यू बहुत सारे कोर्सेज़ लेकर आया है। आपके लिए बहुत सारे बैचेज़ हैं, वेल स्ट्रक्चर्ड बैचेज़ हैं, अच्छे स्टडी मटेरियल के साथ, अच्छे फैकल्टीज़ के साथ आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। और यहाँ पे आपको बड़ा डिस्काउंट पाने के लिए वीजे लाइव, ये आपका कोड है, वो लगाना है। वीजे लाइव को लगाते ही आपको एक बहुत बड़ा डिस्काउंट मिलेगा, अपनी तैयारी को मजबूत बनाएंगे। अब मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।